अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज जैसा आपको पता है कि इस सीरीज़ की IS-16 की सीरीज़ की हमारी तीसरी वीडियो है। तो मैं आपको पहले दूसरी दो वीडियोज़ के बारे में थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ। पहली वीडियो में तो हमने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि पर्पस क्या होता है, पर्पस हम क्यों IS-16 में यूज़ करना होता है, इसकी कॉस्ट किस तरह रिकॉग्नाइज होती है, इसके बारे में डिटेल में वहाँ पर डिस्कशन किया था। इसी तरह डेप्रिशिएट हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने आपको ये दूसरी वीडियो में बताया था। इसी तरह रीवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दिया था, और इम्पेयरमेंट के बारे में और डी रिकॉग्निशन के बारे में कि ये क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पहली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था। इसी तरह आज हम वीडियो 3 में थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे कि रीवैल्यूएशन होता क्या है। इसमें मैंने ज़्यादा एडवांस में कवर नहीं किया है क्योंकि इसके आगे और भी सिनेरियोस हो सकते हैं काफ़ी, तो उसको मैं आपके बारे में उसको बता दूंगा। बट इसका जो एडवांस वर्जन होगा हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक हो गया। अब हम करते क्यों है रीवैल्यूएशन। अज्यूम करें आपने 2015 में एक प्रॉपर्टी ली होगी 1 लाख रुपए की, सही है। उस हिसाब के जो कॉस्ट थी वो वहाँ की उस टाइम की फेयर वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है आपको फेयर वैल्यू मिली होगी। और उसको आपने डेप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, वो आज अज्यूम करें उसकी वैल्यू हो गई 20,000 40,000 कैरिंग वैल्यू पे आपको पड़ी हुई। बट टाइम के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, जिस तरह कराची में हम रहते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो आपने तो अपनी बुक्स पे 40,000 की ली है, बट वो एक्चुअल में देखा जाए तो 1.5 लाख की होगी, 2 लाख की होगी, 2.5 लाख की होगी। तो इस तरह वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है इसमें, जो आपकी बैलेंस शीट की अमाउंट में जो आ रही है और कंसिस्टेंसी नहीं बैठ रही। तो इसी वजह से है ना IS-16 में अलाउ करता है कि हम या तो कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं या तो हम रीवैल्यूएशन पे भी रख सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन पे रखने का मकसद यही है कि जो उसकी फेयर वैल्यू हो और जो उसकी कॉस्ट हो वो सेम साथ साथ दोनों कंसिस्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे IS-16 का पैरा 31 कॉपी किया हुआ है। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्यों करते हैं, मतलब और कब करना चाहिए। जब इसमें लिखा है कि फेयर वैल्यू अगर आपकी हो सकती है, आप मेजर कर सकते हैं, तो आपको फिर रखना चाहिए। ठीक है। और जो फेयर वैल्यू निकलती है वो हमेशा ईयर एंड पे निकलती है। मिड पे भी आप निकाल सकते हैं, बट कंपनीज अक्सर अपनी जो रीवैल्यूएशन करवाती है वो ईयर एंड पे करवाती है, मतलब रिपोर्टिंग डेट पे करवाती है। अब आप एक बार अगर आप रीवैल्यूएशन करवा दें तो आपको वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल ही करवानी पड़े। मेजर देखा जाए तो आपको 3 से 5 साल में रिवोल्यूशन करवा देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है 3 से 5 साल के अंदर अंदर उसमें काफ़ी चेंज आ चुका होता है। तो आपको हर साल करवाने की नीड नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब तक कि आपको कोई इंडिकेशन ना हो। इंडिकेशन ये हो सकता है कि लाइक जिस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे कुछ ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ के रेट या तो बढ़ गए होंगे या तो गिर गए होंगे, सही है। तो अगर आपको 3 साल नहीं हुए, 4 साल नहीं हुए, तो आप 3 या 4 साल होने का वेट नहीं करेगा, आपके ऊपर ये अभी से ही एक तरह से रिक्वायरमेंट आ गई है कि आपको रीवैल्यूएशन करवानी चाहिए, ताकि जो करंट वैल्यू है वो उसमें जस्टिफाई हो जाए, मतलब उसमें वो इंकॉर्पोरेट हो जाए आपकी बुक्स में। ठीक हो गया। वरना 3 से 5 साल के बाद आपको करवाने की नीड पड़ जाती है, अगर कोई चेंज भी नहीं आया तब भी आपको एक करंट रीवैल्यूएशन करवानी होगी, अगर 3 से 5 साल हो गए उसकी आखिरी रीवैल्यूएशन को। इसी तरह के एक IS-16 में ये भी लिखा हुआ है कि जब आप रीवैल्यूएशन कर देते हैं तो जैसे अगर आपने एक एक कोई क्लास, मतलब मैं आपको इस तरह समझाऊँ कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी की है तो फिर आपको सारी प्रॉपर्टीज करवानी पड़ेगी रिवोल्यूशन। जैसा कि मैं आपको थोड़ा IS-16 से भी दिखा देता हूँ कि क्लास ऑफ एसेट के बारे में वो क्या कहता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी की कोई भी एक प्रॉपर्टी की रिवोल्यूशन करवाई है तो आपको पर रिक्वायरमेंट है कि आप सारी प्रॉपर्टीज की करवाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास एक गाड़ी है, अगर आप एक गाड़ी की रिवोल्यूशन करवानी है तो फिर इससे ये होगा कि आपको पूरी की पूरी जितनी भी आपके पास गाड़ियाँ रखी होगी, कार्स रखी होगी, मोटर व्हीकल्स होगी, सबकी आपको रिवोल्यूशन करवानी होगी। तो ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है। अब ये 36 का रेफर कर सकते हैं। इफ एन आइटम ऑफ PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज रीवैल्यूड, द इंटायर क्लास ऑफ PPE टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शैल बी रीवैल्यूड। तो ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि आप कौन कौन से सिमिलर एसेट्स को एक क्लास में इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लाइक लैंड एक अलग क्लास है, लैंड एंड मशीन बिल्डिंग एक अलग क्लास है, मशीन एक अलग क्लास है, एयरक्राफ्ट अलग क्लास है। फर्नीचर अगर आपने एक भी फर्नीचर करवाया तो आप तो पूरी की पूरी फर्नीचर है, पिक्चर्स का आपको रिवोल्यूशन करवानी होती है, क्या IS-16 की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने सोच लिया कि आपने रिवोल्यूशन करवानी है तो फिर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाते तो फिर आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया भी कि फ्रीक्वेंसी कवर कब कब होनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा था कि फेयर वैल्यू हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी बुक वैल्यू के हिसाब से। तो ये मैंने यहाँ नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपकी फेयर वैल्यू हो हमेशा बैलेंस शीट में एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रही हो। ठीक हो गया। अब रीवैल्यूड अमाउंट होती क्या है, चलिए देखते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट होती है आपकी फेयर वैल्यू और आपकी होती है मार्केट वैल्यू। ठीक हो गया। फेयर वैल्यू भी कहते हैं इसको, मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। चाहे कोई भी चीज़ आज आप परचेज करने जाएंगे तो वो उसकी मार्केट वैल्यू पे आती है। तो IAS 16 हमें दो मेथड देता है रीवैल्यूएशन करने के। एक तो है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, एक है नेट रिप्लेसमेंट मेथड। आजकल जो कंपनी ज़्यादा यूज़ कर रही होती है, वो जो एक तरह से इजी भी है, शॉर्टकट मेथड है, इसमें वर्किंग कम है, वो है नेट रिप्लेसमेंट, जो कि हर कंपनी तकरीबन अगर जो रीवैल्यूएशन करवाती है मैक्सिमम कंपनी यही फॉलो करती है। और इस ये है एक तरह से लीस्ट यूज़ है, क्योंकि इसमें थोड़ी वर्किंग ज़्यादा है और इस तरह से कंपनीज भी इसको यूज़ नहीं करती। IAS 16 आपको दोनों अलाउ करता है, आप दोनों के थ्रू कर सकते हैं, आपको दोनों का आंसर सेम आएगा, खाली कैलकुलेशन अलग अलग होती है, बट एट दी एंड जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो इसी तरह मैं थोड़ा आपको एग्जांपल में आपको आइडिया गाइड कर देता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है टाइम की सेविंग के लिए, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि किस तरह होती है। हम आ जाते हैं अब एग्जाम्पल पे। अज्यूम करें आपने एक ऑफिस प्रेमिसेस लिया था जिसकी कॉस्ट थी 1.5 लाख रुपए। वो डेप्रिशिएट होता रहा, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन हो गई 70,000, जो कि नेट बुक वैल्यू आपकी बन गई, जो कि कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं 80,000। सही है। ये एक सिंपल सा केस हम करते थे डेप्रिशिएट होने के बाद। आज हमने इसकी रीवैल्यूएशन करवाई तो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट निकली 90,000। मतलब आज की मार्केट में मार्केट वैल्यू इसकी जो है वो है 90,000। और ये एक तरह से ये कंपनी नहीं करती है, कंपनी खुद नहीं करती है, कंपनी एक रीवैल्यूड अमाउंट, एक बंदा होता है, एक कंपनी होती है दूसरी कंपनी, इसको ये काम देती है। ठीक है। एक तरह से कुछ कंपनी ऐसी होती है जो खाली रीवैल्यूएशन की सर्विसेज देती है, लाइक जैसे IAS 19 में भी रीवैल्यूएशन होती है, और IAS 16 में भी रीवैल्यूएशन होती है, IAS 40 में भी अगर आपने रीवैल्यूड अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखी हुई है तो इस पर भी रीवैल्यूएशन होती है। ठीक हो गया कि मैंने आपको बताया कि फेयर वैल्यू कैसे एक तरह से कैलकुलेट होती है। वो आपको एक इंडिपेंडेंट कंपनी होती है, वो आपको फेयर वैल्यू ला के देती है, कंपनी खुद अपने बंदों से कभी भी फेयर वैल्यूएशन नहीं करवाती। ठीक है। इसी तरह आपको ये हम अज्यूम करें 90,000 फेयर वैल्यू निकले। ठीक है। तो जो आज की जो रीवैल्यूएशन की अमाउंट है वो है 1,000। मतलब एक तरह से आपको चाहिए कि अपनी बुक्स में अपना PP जो आपको इंक्रीज करना है वो 10,000 से करना है। तो ये अमाउंट आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसका एक कैलकुलेशन आया थी इस तरह से। एक फैक्टर निकलता है कि आफ्टर आपकी अमाउंट क्या होगी। जैसे 90,000 रहेगी फेयर वैल्यू, तो आपकी बुक्स में जो फेयर वैल्यू होगी, जो कैरिंग वैल्यू हो जाएगी वो 90,000 हो जाएगी, और आपकी करंट वैल्यू क्या है वो है 80,000। ये फैक्टर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो फैक्टर का जो रेशियो होता है उसको हम यहाँ पे इसकी कॉस्ट पे लगाते हैं, और जो अप टू डेट इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस पर लगाते हैं। इस तरह से इसकी एक अमाउंट आ जाती है यहाँ पर कि कॉस्ट को कितना इंक्रीज करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कितना इंक्रीज करना है। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें टोटल अमाउंट को, तो ये आपका अमाउंट बन जाएगी 90,000। ठीक हो गया। तो अब इससे एक चीज़ ये मैच हो गई कि नेट बुक वैल्यू जो इसके थ्रू बन रही है और जो यहाँ पे आपकी होनी चाहिए थी फेयर वैल्यू मैच है, मतलब आपने सही कैलकुलेट किया है। फिर आपको ये करना है कि जितना कॉस्ट में इंक्रीज आया है और जितना एक्यूरेट डेप्रिसिएशन में आया है, तो वो उसको आपको अपने एक एंट्री में पार करना है। सही है। फिर जो डिफरेंस होगा या तो वो रीवैल्यूएशन गेन होगा या तो रीवैल्यूएशन लॉस होगा। तब प्रॉपर्टी बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है। इसी तरह आप ये देखें तो यहाँ पे 168,750 हो गया, और जो कि पहले कितना था, पहले था 150,000। तो आपका इंक्रीज कॉस्ट में कितना है, और कॉस्ट में जब इंक्रीज आता है कोई भी आप PP परचेज करते हैं कॉस्ट पे, तो आप वो डेबिट होता है। तो ये आ गया 18,750। इसी तरह डेप्रिसिएशन जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम उसमें क्रेडिट में लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ये माइनस होता है, एसेट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट इक्वल टू एसेट अमाउंट, डेबिट अमाउंट बनती है। ठीक है। तो ये कितना इंक्रीज किया आपने, ये क्या 8,750। इसी तरह आपका एक अमाउंट आ गई 10,000। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल रही थी, अब इसको देखेंगे ये मैच हो गई है। तो ये आपका है रीवैल्यूएशन सर्कल, ये आपने क्रिएट करना होता है।
ठीक है, अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका इक्विटी में मैंने डाला है, तो ये मैं आपको IAS 16 से भी पढ़ा देता हूँ कि ये हमने वहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि आपको ये IAS 16 अलाउ करता है कि जब भी इंक्रीज होगा तो आप उसको कहाँ पे लेके जाएंगे। ये देखिए आप, ये पहला पर है एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी अंडर द हेडिंग ऑफ रिवर्शन सरप्लस। जब भी आपका रिवर्शन सरप्लस फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है तो उसकी दो एंट्री बनती है, एक तो उसका एक इम्पैक्ट इक्विटी में चला जाता है और उसका एक इम्पैक्ट चला जाता है इक्विटी में। ठीक है, अब इक्विटी में जब चला जाता है तो वो इक्विटी में एक सेम में नहीं पड़ा रहेगा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि जब भी आप बेचने जाएंगे तो रिवर्शन सरप्लस का अमाउंट टोटल पड़ा होगा। इसके अदर कॉन्सेप्ट ये जो कि एडवांस में है, लाइक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होता है, उस पर डेफर्ड टैक्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो तो मैं आपको एडवांस में पढ़ाऊंगा डिटेल में, बट मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अदर कॉन्सेप्ट भी होते हैं। ठीक हो गया, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो गया, डेफर्ड टैक्स हो गया। तो इंक्रीमेंट पहले हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के हिसाब से। तो जस्ट अज्यूम करें आज आपकी जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो है 10,000। 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, सही है। पीएनएल में उसका इम्पैक्ट जाएगा 10,000 का। बट जब वो रीवैल्यू नहीं हुआ था तो उसके जो डेप्रिसिएशन जो पर ईयर की जो अमाउंट निकलती थी वो 5,000 निकलती थी, या कोई भी अमाउंट निकलती थी, आप अज्यूम करें इससे कम निकलती थी। जब भी रीवैल्यूएशन ऊपर जाती है तो जाहिर बात है डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ा हुआ वो बढ़ गया, अभी 10,000 हो गया, और जो था वो पहले 5,000 था। तो जो शेयर होल्डर है वो तो बोलेगा ना कि ना इस रिवॉल्यूशन की वजह से मेरा जो पीएनएल जो हुआ है, जो मेरा प्रॉफिट में इम्पैक्ट आया है, प्रॉफिट कम हो गया मेरा 5,000 के हिसाब से। तो IAS 16 आपको अलाउ करता है कि जब भी आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकलता है तो उसको आप कर सकते हो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर, जो कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपका एक तरह से उसका पार्ट बन जाता है रिटेन अर्निंग के शेयर होल्डर को कितना ट्रांसफर करना है, क्योंकि जो आपके जो डिविडेंड भी होता है वो रिटेन अर्निंग के थ्रू जाता है। ठीक है, रिटेन अर्निंग के थ्रू जब आज कोई भी डिविडेंड अनाउंस होगा वो नेक्स्ट ईयर की रिटेन अर्निंग से माइनस होगा। ठीक हो गया, अनाउंस के बाद एक साल बाद रिटेन अर्निंग में माइनस होता है। तो उसी तरह आप जो डेप्रिसिएशन ऊपर गया है, आपका जो अपवर्ड गया है, इसकी वजह से जो आप एक बेनिफिट देते हैं, तो उसकी एक एंट्री मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अज्यूम करें कि आपकी रिवैल्यूड अमाउंट जो थी जो भी क्रिएट हुई थी, अब जो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है OCI के थ्रू वो पड़ा हुआ है 50,000 रुपये का। तो आप उसमें से क्या करेंगे, आप वो सेम अमाउंट तो हमेशा नहीं रहेगा, उसमें से आप ये करेंगे कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट निकाल के उसको आप रिटर्न अर्निंग में ले जाएंगे, जो कि आपने इनडायरेक्टली अपने शेयर होल्डर्स को एक बेनिफिट दे दिया, जिसकी वजह से आपकी जो रिटर्न अर्निंग है, जो आपकी डिविडेंड की अमाउंट एक तरह से मिलेगी उसको रिटर्न अर्निंग के थ्रू मिलेगी, तो वो बेनिफिट वहाँ से कवर हो जाता है। जैसे 5,000 का था तो उसकी एक सिंपल सी आप एंट्री बना देंगे, ये जैसे मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ तक चीज़ें रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट जो भी इटसेल्फ अमाउंट थी, और यहाँ पे आ जाएगा रिटेन अर्निंग क्रेडिट। इसी तरह इसका जो बैलेंस होगा वो 5,000 से कम हो जाएगा, यहाँ पे रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस होगा वो 5,000 से ऐड हो जाएगा, और ये आप हर ईयर के ईयर एंड पे आपको करना होगा। जब डेप्रिशिएट कैलकुलेट होगा नेक्स्ट ईयर से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह जितना भी एट दी एंड ऐसा होगा कि आपका रिटर्न या रिवॉल्यूशन अमाउंट या तो इस वजह से कम होगी, और फिर आया तो आप जब आप कल को आपको ये हो सकता है कि आज रिवॉल्यूट अमाउंट बढ़ी है आज, बट कल कुछ ऐसा हुआ कि रिवैल्यूड अमाउंट आपकी बहुत कम आई है, फेयर वैल्यू आपकी बहुत कम बनी है। तो अज्यूमशन में आपको एक मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ, इन केस डाउनवर्ड रेगुलेशन। अगर है अज्यूम करें आप रिवैल्यूड अमाउंट कितनी पड़ी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्वल टू 20,000। ये अज्यूम कर रहे हैं, इसका पिछली जो एग्जांपल दिए इससे कोई लिंक नहीं है, अज्यूम। बट जो आपकी जो अब रिवॉल्यूशन अमाउंट आई है, कैरिंग अमाउंट आप अज्यूम कर ले, प्रीवियस कैरिंग अमाउंट वो थी 50,000, जो कि रिवैल्यूड होने के बाद आई होगी। अब करंट जो रिवॉल्यूशन हुई है उसको हम रिवैल्यूड अमाउंट कह देते हैं। अज्यूम करें 20,000,
अब इसका इम्पैक्ट किस तरह लेंगे? इसका सीधा सीधा ये इम्पैक्ट होता है कि जब भी रिवैल्यूड अमाउंट होती है तो आप अपना पीपी एक तो उससे कम कर देंगे। पीपी कितने से कम कर देंगे? आपका जो टोटल इम्पैक्ट कितना है, टोटल इम्पैक्ट आपका आया है 30,000 का, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरह से आपका कुछ रिवैल्यूएशन अमाउंट पहले से रखा हुआ था, वो कितना था? वो था 20,000, वो हो जाएगा खत्म पूरा 20,000, ये हो जाएगा डेबिट। फिर अब ये जो डिफरेंस है इसका आप किस तरह को जस्टिफाई करेंगे? आपका रिवैल्यूड अमाउंट तो खत्म हो गया जो रिवैल्यूएशन आपका पड़ा था, फिर जो इसका जो बाकी जो होता है, जो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म होने के बाद जो आपका इम्पैक्ट बचता है, इसको फिर आप लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब पीएनएल में रिवैल्यूएशन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये कितना हो गया? 10,000 रहेगा। इसी तरह ये एनटीवी जल जाएगी और ये प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, मतलब आपका जो रिवैल्यूड अमाउंट होगी, जो रिवैल्यूएशन जो पड़ा होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा और फिर पीएनएल में आना स्टार्ट होगा। तो इसके आगे और भी सिनेरियो है, ये हम आगे टॉपिक पर कवर करेंगे, ठीक है। इस तरह डेफर्ड टैक्स भी इम्पैक्ट है इसके ऊपर। डेफर्ड टैक्स का भी जो इम्पैक्ट आता है वो इस बात से आता है कि आपको जो हो सकता है, जिस जुरिडिक्शन में आपके अकाउंट बन रहे हैं वहाँ का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो शायद रिवैल्यूएशन सरप्लस को या जो भी क्रिएट है उसको अलाउ नहीं करता होगा, तो इस पर डेफर्ड टैक्स क्रिएट होता होगा। वो भी अलाउ नहीं कर रहा, बट वो आगे जाके वो अलाउ कर देगा जब उसकी वैल्यू साथ साथ डेप्रिशिएट होती जाएगी। एट द एंड जब बुक्स में दोनों चीज़ें डी रिकग्नाइज हो जाएगी तो वो भी अपनी तरफ से डी रिकग्नाइज कर देगा, तो एट द एंड जाके होना है फ्यूचर में जाके, तो उस पर भी एक डेफर्ड टैक्स क्रिएट होता है। तो उस पर एक अलग कैलकुलेशन होती है, जो कि उसका जो जिस टाइम पर आप कैलकुलेशन करते हो उस टाइम का जो कंपनी का टैक्स रेट होता है उसके साथ डेफर्ड टैक्स निकलता है, उसकी एक अलग वर्किंग होती है। इंशाल्लाह हम वो आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक रह गया था, ये थ्रू नेट रिप्लेसमेंट मेथड, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं करना होता। इसमें सिंपल सा ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा यूज़ भी होने वाला यही है। तो इसमें हम ये करते हैं, प्रीवियस एग्जांपल जो हमने ली थी उसी में से ले लेते हैं कि जो आपको सीधा ये करना होता है, जो आपका रिवैल्यूएशन अमाउंट जो क्रिएट होता है ना, उससे उससे आपको खाली क्या करना होता है, अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको डीरिकग्नाइज करना होता है, कम करना होता है, मतलब खत्म करना होता है। उसके अगेंस्ट में जिस तरह रिवैल्यूएशन इक्विटी की अमाउंट जो ऊपर हमने यहाँ पे निकाली थी, उसी तरह यहाँ पे वही एग्जाम्पल आती है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये जैसे यहाँ पे 10,000 निकली थी, ये एक अलग कैलकुलेशन के थ्रू निकली थी ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में, और नेट में सीधी सिंपल सी ये खाली ये होता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना क्रिएट हुआ है, जितना रिवैल्यूएशन क्रिएट हुआ है, उसको हम डेबिट कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और उसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व इक्विटी को हम क्रेडिट कर देते हैं, जिस तरह हमने ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड में किया है। तो जो आपका जो ब्रेकअप बनेगा वो सेम यही बनेगा जो कि ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड का बनेगा, क्योंकि दोनों की अमाउंट वगैरह सब सेम निकलती है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।